अगर आप अपना स्टडी फुल कर लिए हैं, तैयारी आपको लग रहा है कि मेरा 100% है, कहीं किन्हीं कारणोंवश रुक रहा है, तो उसके लिए आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा, 80-20 करना पड़ेगा। 80% प्रैक्टिस करिए और 20% स्टडी करिए, ठीक है। तो आइए इसी के एवज में हम लोग ये मॉडल पहला देखते हैं। 15 इसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट के दिए हुए हैं, ठीक है। मैं डेली एक एक करके प्रोवाइड कराऊंगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, ठीक है। तो ये इसमें इसका आंसर हो जाएगा ये बी वाला, अनुच्छेद 108, ठीक है। इसको बहुत विस्तृत में मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आप वो उतना पढ़े होंगे। हालांकि इसमें यह है कि यदि संसद के दोनों सदनों के बीच धन विधेयक को छोड़कर किसी विधेयक को पारित करने को अगर लेकर कोई गतिरोध उत्पन्न हो रहा है तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत नोट करने वाली है स्टूडेंट कि चलो राष्ट्रपति तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला दिया, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यही क्वेश्चन अभी आप जूनियर एडेड हाई स्कूल के अगर पेपर दिए होंगे तो सेम यही क्वेश्चन उठा दिया था कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। अभी यूपी आरओ में भी ये क्वेश्चन आ गया था कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो ये चीज़ ध्यान रहे, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो आपको पता है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं और कौन नहीं होता है। तो नहीं होता है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होता है, ठीक है। राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं भाग लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, दूसरे का डी, ठीक है। आइए, आपको पता होगा कि अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो नीति निर्देशक के संबंध में कौन सा इसमें गलत है? तो आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में जाया जा सकता है। ये गलत है। मौलिक अधिकार के लिए आप जा सकते हैं, नीति निर्देशक तत्व के लिए आप नहीं जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की? तो अब इसमें आंसर क्या है? इसमें आंसर है सी, एल.एम. सिंघवी, ठीक है। एल.एम. सिंघवी समिति ये 1986 में गठित हुई थी, ठीक है, 1986 में। अगला, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? वेरी इजी क्वेश्चन। किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42, ठीक है, आंसर सी। संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया? तो भाग 12 में केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। इसको बहुत मैं डिटेल में भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन बहुत समय हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा जब समय हो जाता है तो आदमी 5 मिनट का तो वीडियो देख ही नहीं पाता है। आप लोग 1.5 घंटा 1 घंटे की वीडियो कैसे देख पाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को अगर विस्तार में जानना होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं विस्तार में अगर, लेकिन लॉन्ग वो वीडियो बनता जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर है 253। अब इसका 253 एक आप ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपके मन में आया होगा 249 का, लेकिन 249 और 253 में अंतर है,
ठीक है। इसका है कि संसद को विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है 253 में। ठीक है। अगला ये देखिए, डी इसका आंसर था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? तो संविधान की आधारभूत संरचना, ये आधारभूत संरचना का सिद्धांत। संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है। यह निम्नलिखित में से किसमें है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। ठीक है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि संविधान के भाग 17 में किसका उल्लेख है? भाषा का उल्लेख है। ठीक है, इतना तो पता ही होना चाहिए कि भाग 17 में किसका उल्लेख है। तो भाग 17 में भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 में राज्य की राजभाषा का किसको बोला गया? हिंदी को बोला गया कि राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है 343 आर्टिकल्स में। ठीक है, चलिए, तो उसी में वही शासकीय प्रयोजनों के लिए जो प्रयोग हो रहे थे, प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, ऐसा वर्णन है। अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, ठीक है, नहीं राष्ट्रीय रूप नहीं, रोमन रूप नहीं, क्या बोल रहा है? अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, चलिए अगला 19 अगला क्वेश्चन है, 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अब मोरारजी देसाई, डी वाला ऑप्शन है, मोरारजी देसाई। राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। ठीक है, तो राज्यपाल के सुझाव में कौन कौन से गलत, एक चीज़ ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि पेपर में गलत, सही, नहीं, ये दिखना चाहिए। बहुत लोगों के आँख से, बहुत लोगों के, हम मेरे भी आँख से कभी कभी नहीं दिखता है, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेंगे तो राज्यपाल के संबंध में जो सही है उसको मार्क देंगे, गलत सही पर ध्यान ही नहीं जाता है, चूँकि ऐसा नहीं होना चाहिए और हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए, आई होप ध्यान रखेंगे आप। चलिए, गलत कथन को चुनना है, तो इसमें 2 और 3 गलत हैं। कैसे गलत हैं? देखिए आंसर ये सी, 2 एवं 3 गलत है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि एवं पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है? वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है और पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये उल्टा इसमें कर दिया है। वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है और पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, बस चीज़ों को उल्टा कर दिया है। चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 103वें संविधान संशोधन। अब ये पेपर में पूछ सकता है कि 103वें संविधान संशोधन को लागू कब किया गया? ठीक है, तो इसको लागू किया गया 12 जनवरी 2019 को। ठीक है, 2019 में यह लाया गया। अगला, और ये तो मान लीजिए 103वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था और 124वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत इसे पारित किया गया। ठीक है, किस शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा के लिए अंकित किया गया? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त इसका आंसर है, समुद्रगुप्त। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? वेरी इजी क्वेश्चन, अमाजू। ठीक है, ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ? ठीक है, नवदा टोली
ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवदा टोली हो गया, ताम्रपाषाणिक में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य। ठीक है, नवदा टोली है कहाँ? तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए, न से नवदा, न से नर्मदा, याद रखिएगा। 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये क्वेश्चन आप शायद पढ़े होंगे आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, लूशन में सब मिल जाएगा क्वेश्चन। ये एशिया माइनर, एशिया माइनर। निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया? ठीक है, तो इसका आंसर है बी, राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, चलिए, बताने को बहुत कुछ है लेकिन समय बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? देख लीजिए, नहीं आ गया, नहीं है, तो कौन सा नहीं है? इस आंदोलन का नारा करो या मरो था। आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 10 आवर चलाया गया। ठीक है, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग के आंदोलन ने समर्थन किया। अब बताइए कौन सा सही नहीं है? मुझे तो लग रहा है कि एक से ज़्यादा गलत है। क्यों? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। यहाँ पे लिखा क्या है? 10 आवर, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब ये चलाया गया, इसके तहत तमाम लोगों को गिरफ्तारी हुआ, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुआ। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस, जो पुणे में है। ठीक है, पुणे में है। अच्छा, अगला इसमें जो समर्थन वाला बात कह रहा है, तो हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, और पंजाब वाली जो पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब आदि ने समर्थन नहीं दिया था। और यहाँ पर क्या क्या बोला है? समर्थन किया था। तो एक और सी और डी दोनों गलत है। इसका मतलब आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ई। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि, आंसर डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन कीजिए। ठीक है, तो गलत कथन है आंसर बी, जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन। ठीक है, क्योंकि ये जर्मनी की सहायता से इसका गठन किए थे, तो यहाँ पर दे दिया है कि जापान की सहायता से, और बाकी सही है। 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किए थे, और उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा उन्होंने दिया था। लेकिन ये जो द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किए थे, ये जर्मनी की सहायता से किए थे, न कि जापान की सहायता से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्तर जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था? तो इसका आंसर है औरंगजेब ने इसे किया था। मस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया? तो औरंगजेब। ठीक है, इसका उच्चारण हमको लग रहा है थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पे, मसर्त मेरे हिसाब से होगा, मसर्त। ठीक है, तो ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासक में भारत आया? ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला देखिए। दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में फांसी किसको दिया गया? ठीक है, तो देख लेते हैं किसको दिया गया। ऑप्शन आपके सामने है, बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, ठीक है, और मास्टर अमित चंद्र। तो मेरे हिसाब से आंसर ई हो जाएगा, ई, क्योंकि एक से अधिक लोग इसमें मिल रहे हैं। ठीक है,
क्यों? क्योंकि 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन के दिन लॉर्ड हार्डिंग ब्रिटिश शाही राजवंश और उसके साथ और भी लोग थे जिसके साथ वो दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। इसी बीच बसंत बिस्वास भी थे। मनमथ नाथ ने बम फेंका। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल 1949 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर डी सही नहीं है। ये देखिए, डी सही नहीं है। जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है? ठीक है, तो वो किसने कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या तात्पर्य था? तो 58 का तात्पर्य राजस्व विभाग से था। इसका खान अब्दुल गफ्फार खान था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सल्तनत काल में 28 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था? ठीक है, किसने मिलाया था? गयासुद्दीन तुगलक। 1857 स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ठीक है, तो अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता कौन किया था? ग्वालियर के सिंधियों ने। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला, अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन से था? वेरी इजी क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन, बी वाला। ठीक है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। आंसर डी। अगला देखते हैं, मित्र मेला। ठीक है, मित्र मेला विनायक दामोदर सावरकर। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किए थे? महात्मा गांधी। आंसर ए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अगला देखते हैं, टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया? तो अंतिम युद्ध जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई 1979। ठीक है, निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो चर्चिल। अगला देखते हैं, 40 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। बी। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ई। ठीक है, ई होगा। कैसे होगा देखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, जिसमें समस्त आर्थिक गतिविधियों पर सरकार या राज्य
सरकार या राज्य, ध्यान दीजिए, सरकार या राज्य या केंद्रीय इकाई द्वारा संपादित किया जाता है। ठीक है, तो केंद्रीय इकाई केवल नहीं होता है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया? ठीक है, 2250 किलो कैलोरी। ठीक है, संयुक्त रूप से ये सी वाला हो जाएगा। अब देखिए, इसमें मिलाना है कि किस राज्य से क्या उत्पादित होता है। तो केसर कहाँ मिलता है? केसर जम्मू कश्मीर। काली मिर्च केरल। हल्दी आंध्र प्रदेश और जीरा राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? ठीक है, तो बीमा कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई? किस समिति की अनुशंसा पर की गई? तो शिवरामन सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे सुमेलित नहीं है, देखिए ये चीज़ छूट जाता है, नहीं है। कौन सा इसमें संबंधित सुमेलित नहीं है? तो हरित क्रांति तो पता है कि भाई खाद्यान्न से है, लेकिन पीली क्रांति तो सरसों से है ना, तो ये सुमेलित नहीं हुआ। ठीक है, ये सुमेलित नहीं हुआ। आगे श्वेत क्रांति दुग्ध से है, लेकिन कृष्ण क्रांति तो पेट्रोलियम से है, यहाँ पे कपास दिया है, तो ये भी सुमेलित नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ई। आंसर ए। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से किया गया? तो भिलाई संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ। निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन मुद्रा कौन सा है? ठीक है, तो इसमें से देखिए, शेयर है, बॉन्ड है, सरकारी प्रतिभूति है, ऋण पत्र है, तो इसमें से ये आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड हो गया, सरकारी प्रतिभूति हो गया, ऋण पत्र हो गया, बैंकों की कुल जमा राशियां कंपनियों के शेयर आदि मूल्य का संचयन करते हैं। ठीक है, ये सारे सन्निकट मुद्रा है। आगे देखते हैं। यदि एक दी हुई समयावधि की कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित होगा। सी वाला सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की प्रमुख विशेषता है? ठीक है, जलवायु की प्रमुख विशेषता है तो अत्यंत अल्पकालीन शुष्क होगा आंसर इसका, शुष्क ऋतु। ठीक है, मतलब उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु में वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म काल में अल्प मात्रा में होती है तथा तापमान वर्ष भर यहाँ पर अधिक बना रहता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से सीमा नहीं मिलती है किसकी? मणिपुर की, क्योंकि मणिपुर तो ऐसे, जब ये आपको भारत का नक्शा आप देखें, ये नेपाल है, ऐसे ही सिक्किम, ऐसे जब आते हैं ऐसे, ठीक है, तो मणिपुर तो इधर इस साइड में है ना, ये तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो ये चारों ऐसे लगे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर विचार करिए। गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़
उपयुक्त भौगोलिक विशेषताओं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जहाँ पे गर्म और शुष्क जलवायु है, हल्की और गीली सर्दी है और सदाबहार ओक के पेड़ हैं? तो भूमध्य सागरीय में इसकी विशेषता है। ठीक है, भूमध्य सागरीय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक बार फिर नहीं की बात आ गई, नहीं है। तो बाड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में है, शिव किला हिमाचल प्रदेश में है, सही है। माना दर्रा सिक्किम में नहीं है। माना दर्रा कहाँ है? माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, तो ये सुमेलित नहीं है, सी वाला। और जैलेपला सिक्किम में है। चलिए अगला देखते हैं। नामचा बरवा हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? तो नामचा बरवा हिमाद्री या बृहद हिमालय श्रेणी में स्थित है। नामचा बरवा यह बृहद हिमालय में स्थित है। अगला देखते हैं। पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा से आकर गंडक नदी मिलती है? तो गंडक नदी किस दिशा से आकर मिलती है? मान लीजिए यह गंगा नदी ऐसे आ रही है, ये गंगा नदी ऐसे आ रही है, ठीक है। ये गंगोत्री से, मान लीजिए एक स्थान है, गंगोत्री से गंगा आ रही है और गंडक नदी किस दिशा से आकर मिल रही है? तो गंडक नदी, अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे, मैप नहीं भी पढ़े होंगे, अगर आप जीएस पढ़े होंगे तो आपको इतना तो पता है कि गंडक नदी का उद्गम कहाँ है? नेपाल से आती है। नेपाल हमारे उत्तर में है या दक्षिण में है? अगर हम बिहार के हैं तो हमारे उत्तर में है, तो उत्तर से ही तो आके मिलेगी, हैं? तो ये सब चीज़ें बहुत याद करने वाली नहीं है, समझने वाली चीज़ें होती हैं। तो आंसर हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अगला है, नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये मन कहलाती है। क्या कहलाती है? मन कहलाती है, ठीक है। बिहार में ताल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये पटना से मोकामा तक है। बिहार में ताल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पटना से मोकामा तक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है? तो चंदन का मैदान बिहार के दक्षिण पूर्व बिहार में स्थित है, ठीक है। दक्षिण पूर्व बिहार में इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आ जाएंगे? बांका है, भागलपुर, ठीक है, ये दक्षिण बिहार में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा ये, ठीक है। मरुद्यान किसे कहते हैं? तो मरुद्यान रेगिस्तान व हरियाली, ये सी वाला हो जाएगा, रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ? तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना 7 जुलाई 1948 में हुआ, सी वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए सही सुमेलित यहाँ पूछ रहा है, कौन नहीं है ये नहीं पूछ रहा है, सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है इसमें लानोज वेनेजुएला है। हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है? तो हेलसिंकी ये फिनलैंड है, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? देखिए नहीं है, तो कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? अग्लहास, क्योंकि ये गर्म जलधारा है हिंद महासागर की, ठीक है, दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील? तो बैकाल झील है। टॉरेंस जलमंडल किस 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के मध्य स्थित है। कौन सी जल संधि? टॉरेंस जल संधि, ठीक है। अगला देखते हैं,
अब देखिए जैसे ये दिया है, ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया के मध्य स्थित है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य जो स्थित है यह वह बांस जल संधि है। बांस जल संधि, ठीक है। और उत्तर और दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है कुक जल संधि, कुक। और ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है मलक्का, तो याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य है टॉरेंस। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच है बांस। और उत्तरी व दक्षिणी न्यूजीलैंड कुक जल संधि। और इंडोनेशिया और मलेशिया मलक्का जल संधि, ठीक है। चलिए अगला, वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो रूस में किया जाता है, रूस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालय। दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट कहा भी जाता है। लेकिन यहाँ पर तेंदुओं की स्थिति पूछा है, टाइगर की स्थिति नहीं, तो याद रखिएगा, ठीक है। तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश। भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? तो यह आपके पटना में, ठीक है, आपके पटना में। और आप बोलेंगे कि हम बिहार के नहीं हैं, हम यूपी के हैं, तो भाई हम लोग तो सभी जगह है, सब अपना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया था? तो यह पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। डी वाला आंसर सही है, पराक्रम। यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? तो यूएई में सर्वाधिक है, संयुक्त अरब अमीरात। एलन मस्क के द्वारा नया कीर्तिमान स्थापित किया। एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया? तो उपग्रह 143, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलन मस्क द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने 143 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अगला देखते हैं। व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी, ठीक है, पीवी सिंधु। ऐसे क्वेश्चन गलत भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। मात्र 26 वर्षीय पीवी सिंधु लगातार 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय और देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान कर्नाटक, ठीक है। अगला है स्मॉल ई, इपिक का विस्तारित नाम क्या है? तो इपिक का विस्तारित नाम है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, बी वाला। चलिए अगला देखते हैं। इसकी शुरुआत 25 जनवरी 1921 को मतदाता दिवस के अवसर पर किया गया था, ठीक है। 2021 का मतदाता दिवस का थीम क्या था? अब तो 2022 का पूछेगा, तब तक फिर से आ जाएगा 25 जनवरी। चलिए अगला क्वेश्चन।
16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया? तो महावीर चक्र। अगला क्वेश्चन है, द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक किसने लिखी? तो ये राहुल पंडिता। अगला 80 क्वेश्चन है, 66वीं फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो थप्पड़ को। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो NB रमन्ना। अमृत महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथनों का चुनाव करें। ठीक है, असत्य कथनों का चुनाव करें। ये असत्य कथन, तो इसका आंसर हो जाएगा E, क्योंकि इसमें एक से अधिक असत्य हैं। अगला, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हथियारों के खरीद आयात के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे सऊदी अरब है, दूसरे स्थान पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुई। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन? ठीक है, कौन है? तो ये स्टीफन लोफवेन है। स्टीफन लोफवेन ए। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में नियुक्त राष्ट्राध्यक्षों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है, इसमें C वाले नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि यह राष्ट्रपति, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सीरिया के, उनका असल में नाम है बशर अल असद, इसलिए यह गलत है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो तमिलनाडु ने जीता। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। यह समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इस समारोह के मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? उत्तराखंड। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ की राशि पुरस्कार में देने की घोषणा की? तो राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश। ठीक है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने पदक अलंकरण प्रदान किए गए? तो 119। जहाँ तक कि मेरा मानना है कि अब इस बार तो जब अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होगा, तो अब 2022 के जनवरी में कितने लोगों को पद्म अलंकरण दिया गया, यह क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में है प्रैक्टिस में, तो हम इसको देखेंगे। अगला, 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। ठीक है, C, डेजर्ट फ्लैग 6 वायुसेना अभ्यास किस देश की मेजबानी में 3 से 27 मार्च 2021 को आयोजित किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति में
अवरोही क्रम में सजाएं। अवरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। तो पहले नंबर पे हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। आगे, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय में कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ये शामिल नहीं है। जो 7 निश्चय कार्यक्रम में शामिल है उसमें से पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, ठीक है। और चौथा है हर खेत तक सिंचाई याद रखिएगा, हर तक सिंचाई, खेत तक सिंचाई पानी पहुंचाना, और स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ओके, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, और सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। इसमें कहाँ आ रहा है कि आरक्षित रोजगार महिला का? ऐसा नहीं आ रहा है, तो ये इसमें गलत है, शामिल नहीं है। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, 2.97। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर। वर्ष 2020 में बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किस थाना को चुना गया? कुर्था थाना। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस राष्ट्र कौन सा था? तो बांग्लादेश। वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? जर्मनी में किया गया G7 का सम्मेलन। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना नवंबर 1929। बिहार की भूमि पर पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बांकीपुर पटना में हुआ था, 1912 में हुआ था। 27वां अधिवेशन इसे कहा जाता है, जिसकी अध्यक्षता किए थे R.N. मधोलकर। ठीक, इतना याद रखिएगा, 1912 में हुआ, 27वां अधिवेशन था और R.N. मधेलकर ने किया था इसकी अध्यक्षता। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए बने चंपारण एग्रीयन समिति के अध्यक्ष F.G. स्लाई। प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था? मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के नवपाषाण युग के अवशेष किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? तो ये ई हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष जो थे, चिरांद से भी था, चेचर भी था उसमें, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। शेरशाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया? 1541 ईस्वी में बनाया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी तुगलक काल में। पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी? तो ये डचों की फैक्ट्री थी। प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से था? तो वैशाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण। जब प्रकाश एक दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो वह परिवर्तित हो जाता है, ये वाला आंसर। जब कोई प्रकाश वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति समान रहती है, ठीक है, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य एवं वेग दोनों परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश का अधिकतम वेग किसमें होता है? निर्वात में होता है।
ठीक है, निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ई इसका आंसर है, क्योंकि एक से ज़्यादा इसमें सही नहीं है। ई आंसर इसका। जैसे मिला लीजिए, मैनोमीटर गैसों का दाब, ठीक है, पायरोमीटर उच्च ताप, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता और हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता। अर्थात इसमें सारे सही हैं, ठीक है, सही मिलान सही है, तो इसमें गलत है ही नहीं, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, कोई गलत नहीं है इसमें। चलिए 113 देखते हैं। एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है? तो 7 मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है। 7 कौन कौन से हैं? लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडुला, पदार्थ की मात्रा का मोल, ठीक है। तो 7 है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 114, निम्नलिखित में से पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता होने का प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चारों है इसमें। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी वाला, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी वाला, मतलब सी, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जिंक ऑक्साइड है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड। अगला देखते हैं, मेढक के संबंध में बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कौन सा है? तो असत्य सी है, कायांतरण में आंत बड़ी होती है, यह गलत है, ठीक है, क्योंकि यह त्वचा से सांस लेता है। शीत रक्त प्राणी है, ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो बी, एलिथ्रीन। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो 1000 किलोग्राम CO2, ठीक है, सी वाला। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? 1000, मतलब 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर के बाहर का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? ठीक 65 हिस्सा ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है डी, तांबा, ठीक है, डी सुमेलित नहीं है। बाकी मैग्नीशियम, ठीक है, आतिशबाजी, मैग्नीज, फर्टिलाइज़र, टंगस्टन, इलेक्ट्रिक बल्ब और तांबा का गैल्विन नहीं है, गैल्वनीकरण है जिंक का है गैल्वनीकरण, ठीक है। फास्फोरस, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? तो श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सर्वाधिक अधिक होती है? तो H2SO4 की सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे बोलते हैं। चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? तो पता ही है
कि चूहे मारने की दवा में कौन सा होता है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या हम लोग को मिलता है। तो चलते देखते हैं। इसमें हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि जिंक फास्फाइड और पोटेशियम साइनाइड दोनों होता है, दोनों का प्रयोग किया जाता है। यह अत्यंत ही जहरीले रसायन है, तो ई हो जाएगा। याद रखिएगा, जिंक फास्फाइड और पोटेशियम साइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि सांस लेने और छोड़ने में कार्बन और ऑक्सीजन का ही है। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज। कहाँ होती है? कान में होती है सबसे छोटी हड्डी। चलिए, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रक्त स्रावित करते हैं। तो अग्नाशय है। अग्नाशय के बारे में बोल रहा है। यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 था ये 28। निम्नलिखित तत्वों में पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। अगला, निम्नलिखित में कौन तना का उदाहरण नहीं है? ये निम्नलिखित में तना का उदाहरण शकरकंद नहीं है। तना का उदाहरण नहीं है शकरकंद, मतलब आलू, गन्ना, अदरक, ये सब तना के उदाहरण हैं। चलिए अगला देखते हैं। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो अभावजन्य रोग पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को कहते हैं। सी। मलेरिया से प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं? तो प्लीहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है, वह कहलाते हैं संश्लिष्ट तनु। ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? तो आनुवंशिक रोग नहीं है डेमेशिया। ये वाला आनुवंशिक रोग नहीं है डेमेशिया। अगला देखते हैं। हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें आर्सेनिक 34 ये ट्यूमर का पता लगाने के लिए है, आर्सेनिक 60 कैंसर का है, और आयोडीन 131 भी कैंसर के उपचार में है। तो 2 हो गए। और ये सोडियम 24 है परिसंचरण तत्व में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए। तो याद हो गया, आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने में, कोबाल्ट 60 और आयोडीन 131 ये दोनों कैंसर में, और सोडियम ये रक्त के थक्का पता लगाने में, और 74 आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136। भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? तो अमोनिया होती है। अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? तो अमोनिया होता है। शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है? तो यकृत में भंडारित होता है। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन रोग नहीं होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है? ठीक है, तो कौन सा रोग नहीं होता है इसमें? तो इसमें आंसर हो जाएगा ई। क्यों? क्योंकि विटामिन ए का जो स्रोत है वो क्या है? अंडा है, गाजर है, मक्खन है, हरी सब्जियां हैं, दूध है, मछली का तेल
हाँ, ये सब है, स्रोत में आ गया। और इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी एवं जीरोथैलेमिया। लेकिन यहाँ पे जो रिकेट्स है ये विटामिन डी की कमी से होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो यहाँ पर नहीं होता है तो बी और डी नहीं होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 138। अगला क्वेश्चन, H9 और N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? बर्ड फ्लू। अगला देखते हैं, द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अरस्तु थे, अरस्तु। अब अगला क्वेश्चन, ये सब मैथ का है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन हमेशा मैथ से रहते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। धन्यवाद इतना देखने के लिए, और बार बार देखिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।